Hello and welcome all. Myself Neetu Gupta, Masters in Law from NLS Bangalore. In this lecture, I am going to discuss some of the legal terms and phrases. Let us start. Antenuptial agreement. ये कौन सा एग्रीमेंट है? ये एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट है. दो लोगों के बीच में रिटन कॉन्ट्रैक्ट है जो शादी करने जा रहे हैं. ठीक है. अब ये क्या होगा? ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट है कि मैरिज में तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो ये एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट है दो लोगों के बीच में है जो उनकी अभी शादी होने वाली है. और उस कॉन्ट्रैक्ट में वो क्या करते हैं? जनरली वो अपने फ्यूचर अर्निंग्स के बारे में बात करते हैं, प्रॉपर्टी को किस तरह से कंट्रोल करना है, और अगर बाद में शादी डिज़ोल्व हो गई है किसी भी रीज़न के कारण तो किस तरह से प्रॉपर्टी को डिवाइड करनी है. और वहाँ पे कोई भी जो वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है दैट आर नॉट अनफेयर, वो एक दूसरे को फेयरली, इसलिए कि दोनों का फ़ायदा हो, दोनों को कोई लॉस ना हो, उस तरह से टर्म्स एंड कंडीशंस सेट करते हैं. इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट, एंटीसिपेटरी ब्रीच. सी जनरली क्या है, आप क्या कब दूसरी पार्टी को, इफ़ यू आर मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट विद सम पर्सन, आप जनरली दूसरी पार्टी को कब स्यू करते हो? व्हेन द अदर पार्टी हैज़ मेड एन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, दूसरी पार्टी ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है, तब आप उसको स्यू करते हो. लेकिन एंटीसिपेटरी ब्रीच क्या है? सपोज फॉर एग्जाम्पल, आई विल एक्सप्लेन यू विद एन एग्जाम्पल. एग्जाम्पल क्या है इसका? सी सपोज ए हैज़ मेड एन एग्रीमेंट विद बी. ए हैज़ मेड एन एग्रीमेंट विद बी टू सेल सर्टेन गुड्स, एंड गुड्स वर डिलीवर्ड टू बी बिफोर 10th of May. Before or on 10th of May, you can say. Is it clear? Now after making the contract, and B accepts that he is going to make the payment for it. After some days, B came to know that A is not going to deliver the goods. अब वहाँ पे क्या है कि ए ने खुद नहीं कहा, लेकिन बी को पता लग गया कहीं से कि वो उसके एक्शन से पता लग गया. हाउ एवर ही केम टू नो दैट ए इज़ नॉट गोइंग टू डिलीवर द गुड्स. सो नाउ बी हैज़ टू ऑप्शंस, आइदर टू स्यू बिफोर ड्यू डेट और आफ्टर ड्यू डेट. इफ़ ही स्यूइंग बिफोर ड्यू डेट, दैट इज़ एंटीसिपेटरी ब्रीच. इज इट क्लियर? That is anticipatory breach. Next, antitrust laws. Antitrust laws are the acts which are adopted to outlaw or restrict business practices considered to be monopolistic. ठीक है, जो बिजनेस प्रैक्टिसेस मोनोपोलिस्टिक हैं उसको रोकने के लिए लॉज बनते हैं. दैट इज़ एंटी ट्रस्ट. अपेरेंट अथॉरिटी. अपेरेंट अथॉरिटी इज़, apparent means कि you don't have authority but it appears to have the authority. वैसे नहीं है, ठीक है, real authority नहीं है. it means for example wife of boss, any family member of your principal, any family member of IAS officer. this is apparent authority. कि such who has no authority to contract but apparently he has. Clear? Next, appeal. कोई झगड़े हो गए, आपने किसी के साथ कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो गया आपका, आप क्या करोगे? सबसे पहले कोर्ट में जाओगे. पहले तो हायर कोर्ट में नहीं पहुंच जाओगे, पहले लोअर कोर्ट में जाओगे जहाँ पे ज्यूरिसडिक्शन है. अब उस कोर्ट ने, जिस कोर्ट में आपने केस फाइल किया था, उसने आपके अगेंस्ट डिसीजन दे दिया. फिर क्या करोगे? हायर कोर्ट में जाओगे. तो वो क्या है? अपील है. क्लियर? अपीयर. अपीयर मीन्स जब भी कोर्ट केस चल रहे हैं,
वहाँ पे आपको या आपके एडवोकेट को अपीयर होना होगा आपके बिहाफ पे। अब कई बार क्या है, एडवोकेट तो अपीयर हो रहा है, कोर्ट आपकी भी पर्सनल अपीयरेंस डिमांड कर सकती है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, अपीयरेंस। अपीयरेंस क्या है? पार्टी का कोई एक्ट है, अटॉर्नी का कोई एक्ट है जो कि कोर्ट में शो किया जा रहा है, दैट इज़ अपीयरेंस। एक बार ये शो हो गया, ये इस्टेब्लिश हो गया कि अटॉर्नी अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्लाइंट की जगह पे उसका लॉयर भी अपीयर हो सकता है। ये सो अटॉर्नी मेक्स अ स्पेशल अपीयरेंस बिफोर द कोर्ट, दैट इज़ अपीयरेंस। नेक्स्ट, एपिलेंट। एपिलेंट क्या है? एपिलेंट मीन्स दो पार्टीज होती हैं कोर्ट में। सिविल सूट में क्या होता है, कोई भी सूट आप फाइल करो, देयर आर टू पार्टीज। कौन? प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। प्लेंटिफ और डिफेंडेंट होते हैं। तो एपिलेंट, उसके बाद जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि जब भी आपको कोई डिस्प्यूट हो गया, आप सबसे पहले लोअर कोर्ट में जा रहे हो, ठीक है। जब ओरिजिनली यू आर फाइलिंग अ केस, देयर आर टू पार्टीज, प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट। लोअर कोर्ट में अब आपके अगेंस्ट केस डिसाइड हो गया, तो आप हायर कोर्ट में जाओगे, मीन्स कि अपील कर रहे हो आप। जब आप अपील कर रहे हो, व्हेन यू आर मेकिंग अपील, तो वहाँ पे आप क्या बन जाओगे? एपिलेंट। इज इट क्लियर? एपिलेंट कोर्ट, जो कोर्ट्स अपील हेयर करते हैं, ठीक है, जो लोअर कोर्ट में केस डिसाइड हो गया, उसके बाद हम हायर कोर्ट में जा रहे हैं, दे आर एपिलेंट कोर्ट्स। अपीली, व्हाट डू यू मीन बाय अपीली नाउ? ये क्या है कि कई ज्यूरिसडिक्शंस में उस पार्टी के लिए ये नाम यूज़ किया जाता है जिसने केस ट्रायल कोर्ट में विन किया है, लेकिन जो लूज़र था उसने हायर कोर्ट में अपील की। इज इट क्लियर? और अपीली को बहुत ज्यूरिसडिक्शंस में रिस्पोंडेंट भी कहा जाता है। नेक्स्ट, अप्रेज। इट मीन्स प्रोफेशनली आप कोई प्रॉपर्टी की वैल्यू को इवेल्यूएट कर रहे हो। कोई उसकी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी है, ज्वेलरी है, कोई भी फर्नीचर, एंटीक, सिक्योरिटीज़, वॉट एवर। जनरली ये कहाँ पे किया जाता है? जहाँ पे पर्सन की डेथ हो जाए, जो पर्सन ही इज़ नो मोर, वहाँ पे कि ये सब किया जाता है कि बच्चों को डिवाइड, बच्चों को देने के लिए यू कैन से कि इवेल्यूएट की जाती है सारी प्रॉपर्टी की। नेक्स्ट, अप्रेजर। अप्रेजर जो प्रॉपर्टी की वैल्यू को अप्रेज करता है, प्रोफेशनली ही इज़ अ अप्रेजर। एप्रिशिएट, व्हाट डू यू मीन बाय द एप्रिशिएट नाउ? अगेन इंक्रीज़ हुआ है, किसी प्रॉपर्टी में इंक्रीज़ हुआ है, कोई बुक्स में इंक्रीज़ हुआ है, कोई ज्वेलरी में इंक्रीज़ हुआ है। एप्रिसिएशन, वैल्यू में इंक्रीज़ हो गया थ्रू नेचुरल कोर्स। ये रखना, ये एप्रिशिएट, एप्रिसिएशन थ्रू नेचुरल कोर्स में ये आपका हो गया, इंक्रीज़ हो गया। अप्रोच, आप किसी के पास पहुंच रहे हो, दैट इज़ अप्रोच। मैंने कहा मुझे ये काम कराना है, हम कह रहे हैं अप्रोच सच एंड सच पर्सन, ठीक है, तो दैट इज़ अप्रोच। अप्रोच द बेंच। अब ये अप्रोच द बेंच मीन्स, बेंच क्या है यहाँ पे? फर्स्टली विल डिस्कस बेंच कि 3 जज बेंच है, 5 जज बेंच है, तो उस तरह से है। नो, अटॉर्नी है, अटॉर्नी आपका काउंसिल टेबल से अटॉर्नी है, काउंसिल टेबल से वो फ्रंट ऑफ द बेंच पे जा रहे हैं कि ठीक है, किस वजह से? इन ऑर्डर टू स्पीक टू द जज ऑफ द रिकॉर्ड और आउट ऑफ ईयर शॉट ऑफ द ज्यूरी। वो ये कह सकते हैं, क्योंकि वो जो बेंच है वो ज़्यादा वो होता है बड़ा, तो कह सकते हैं मे आई अप्रोच द बेंच और मे आई अप्रोच
अगर जज कॉन्सेंट कर देगा तो ऑपोजिट काउंसिल को भी अलाउ किया जाएगा टू कम फॉरवर्ड एंड पार्टिसिपेट इन द कॉन्वर्सेशन। इज इट क्लियर? अप्रोच द विटनेस। अप्रोच द विटनेस मीन्स अटॉर्नी रिक्वेस्ट करता है जज से और ये परमिशन लेने के लिए कि क्या मैं विटनेस बॉक्स में जो कि विटनेस है वहाँ पे उसको ये डॉक्यूमेंट दिखा सकता हूँ। दैट इज़ अप्रोच द विटनेस। अपर्टेनेंट मीन्स जो दैट इज समथिंग दैट अटैचेस। अब रियल प्रॉपर्टी लॉ है, अगर वो कोई राइट डिस्क्राइब कर रहा है, कोई रिस्ट्रिक्शन डिस्क्राइब कर रहा है जो कि प्रॉपर्टी के साथ जा रही है, कोई ईजमेंट है, राइट है, ठीक है, वॉट एवर दैट इज़ अपॉइंटमेंट। आर्बिटर मीन्स ये क्या है, कोई भी रेफरी है। देखो आर्बिटर मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करती हूँ, पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे टर्म आर्बिट्रेशन। अब आर्बिट्रेशन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म आर्बिट्रेशन? देखो जनरली क्या है, जब भी कोई डिस्प्यूट होता है हम कहाँ जाते हैं, वी मूव टू दिस कोर्ट। लेकिन अगर आपके क्या है, कई बार है आप अच्छे वकील के पास पहुंच जाते हो तो वो आपको कहता है कि कोर्ट कचहरी के चक्कर ना लगाओ, कोर्ट कचहरी से बचने के लिए आप अपनी सेटलमेंट कोर्ट के बाहर ही कर लो तो ज़्यादा अच्छा है। और कोर्ट के बाहर आपको सेटलमेंट करने हैं, देयर आर सम मोड्स ऑफ सेटलमेंट आउटसाइड द कोर्ट। उनमें से एक मोड क्या है, आर्बिट्रेशन है, ठीक है, कि कोर्ट के चक्कर लगाओगे केस भी बहुत लंबा जाएगा, इतने चक्कर भी लगाने पड़ेंगे, पैसा भी खर्च होगा। तो इस वजह से वो क्या कह देते हैं कि आर्बिट्रेशन के पास आप जाओ, तो वहाँ पे जिसका नाम रेफ़र किया जाता है, जो कोर्ट अपॉइंट करता है, उसे आर्बिटर कहा जाता है, ठीक है। फिर वो क्वेश्चन डिसाइड करता है, दोबारा कोर्ट के पास आता है और उसकी फाइंडिंग को वो कंफर्म करते हैं एज अकॉर्डिंग टू दिस। इज इट आर्बिट्रेरी? आर्बिट्रेरी मीन्स यू आर नॉट फेयर टू समबडी, दैट इज़ आर्बिट्रेरी, ठीक है। एक पार्शियल हो रहे हो आप। आर्बिट्रेशन आई हैव मेड यू एक्सप्लेन। आर्बिट्रेटर जो आर्बिट्रेशन कंडक्ट करता है मीन्स कि जो एज अ वहाँ पे मिनी ट्रायल में जज होता है। देखो दोनों पार्टीज़ की तरह ये जो हमने पहले एक्सप्लेन किया था आपका आर्बिटर दोनों पार्टीज़ के लिए वो होता है, फिर एक कॉमन होता है जज जिसको हम आर्बिट्रेटर कह देते हैं। इसलिए आर्ग्यूंडो, इसका मीनिंग क्या है, लेटिन टर्म है ये। दिस मीन्स फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट्स, फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट्स। यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखो आप, कोर्ट फाइंड्स आवर क्लाइंट द डिफेंडेंट वॉज नेग्लिजेंट, द अदर पार्टी प्लेंटिव वॉज सो कॉन्ट्रीब्यूटली नेग्लिजेंट ही कैन नॉट रिकवर डैमेजेस। कि यहाँ पे क्या है कि लॉयर कुछ एडमिट नहीं कर रहा है बट सिर्फ उसको एक लीगल आर्गूमेंट चाहिए। ये जनरली वर्ड आपके ब्रीफ्स में, अपील ब्रीफ्स में यूज़ होता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, आर्गुमेंटेटिव। इट मीन्स करेक्टराइजेशन ऑफ क्वेश्चन, जो कि ऑपोजिट अटॉर्नी पूछता है। ऐसा जो उससे कोई हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है बट सिर्फ वो ये चैलेंज करने के लिए पूछता है ट्रूथफुलनेस, या विटनेस कितना ट्रस्टवर्दी है, कितना क्रेडिबिलिटी है, कि कितना वो सही बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। इस तरह के वैसे क्वेश्चन जनरली अलाउड नहीं होते हैं। ये सिर्फ एक ऑब्जेक्शन का बेसिस होता है बिफोर द क्वेश्चन इज़ आंसर्ड। इरेलीवेंट इमटेरियल हेयर्स वगैरह ही होते हैं। आर्म्स लेंथ, आर्म्स लेंथ मीन्स जो एग्रीमेंट की डिस्क्रिप्शन दो पार्टीज़ ने फ्रीली की थी, इंडिपेंडेंट की थी, स्पेशल रिलेशन और विदाउट एनी रिलेशन की थी उन्होंने, कि मैं उसका रिलेटिव हूँ, इस तरह से नहीं की थी, ठीक है। तो कोई डील की थी, हैविंग कंप्लीट कंट्रोल ओवर द अदर। सपोज़ फॉर एग्जांपल, अगर कोई पर्सन अपनी प्रॉपर्टी अपने सन को सेल करते हैं, इफ़ फादर सेल्स अ प्रॉपर्टी टू हिज सन, वैल्यू सेट मे नॉट बी ट्रू वैल्यू,
क्योंकि इसकी आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन नहीं है। आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन मैंने आपको क्या बताया है कि दो पार्टी फ्रीली इंडिपेंडेंट मींस किसी भी बर्डन के साथ वो कोई एग्रीमेंट नहीं कर रही हैं, वो अपनी मर्ज़ी से इंडिपेंडेंट और विदाउट एनी स्पेशल रिलेशनशिप वो एग्रीमेंट कर रहे हैं। अब लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक फ़ादर अपने बच्चे को प्रॉपर्टी सेल कर रहा है, तो हो सकता है कि जो उसकी प्रॉपर्टी है वो ट्रू ना हो, वो आर्म्स लेंथ ना हो। इज़ इट क्लियर? नाउ अरेन में क्या है कि क्रिमिनल डिफेंडेंट को कोर्ट के सामने लाया जाता है, उस टाइम पे उसको चार्जेस प्रेजेंट किए जाते हैं कि उस पर क्या चार्जेस हैं, उसको अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि अपनी प्ली ही बताए, और उसे ये भी कहा जाता है कि उसने लॉयर अपॉइंट किया, अगर नहीं किया तो ही नीड्स टू अपॉइंट अ लॉयर। ठीक है, अगर ज़रूरत पड़ी तो कोर्ट अमाउंट ऑफ बेल भी सेट कर देता है कि उसको फ्यूचर कब और कैसे अपीयर होना है, अगर वो नहीं अपीयर होगा ही विल बी पनिश्ड। अरेनमेंट क्या है? अरेनमेंट मीन्स कि हियरिंग इन विच अ पर्सन चार्ज विद अ क्राइम इज arraigned in his or her first appearance before a judge। तो वो जो इनिशियल अपीयरेंस है क्रिमिनल डिफेंडेंट की, जिसमें सारी उसको प्रिलिमिनरीज ही पूछे जाएंगे। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, एरियर्स मीन्स कि जो मनी, सपोज फॉर एग्जांपल यू हैव टेकन अ हाउस ऑन रेंट, यू हैव टू पे द रेंट ऑन मंथली बेसिस। अब है कि आपने 1 महीने का नहीं किया, ओनर ने कहा चलो कोई बात नहीं नेक्स्ट मंथ, 2 महीने का हो गया, 3 मंथ्स, टिल दैट 6 मंथ्स हो गए कि आप नहीं पे करो, दैट इज़ एरियर्स ऑफ रेंट। इज इट क्लियर? अरेस्ट, किसी पर्सन को किसी ने क्राइम कमिट किया, उसको अरेस्ट करना, उसको लेके जाना। ठीक है, कि उसको माना जाता है कि किसी ने पुलिस FIR कर दिया कि उस पर्सन ने मर्डर कमिट किया है, तो ही इज़ अ सस्पेक्टेड क्रिमिनल, विद लीगल अथॉरिटी उसको लेके जाया जाएगा, दैट इज़ अरेस्ट। अरेस्ट है वो लीगली बेस्ड वारंट, कि अरेस्ट वारंट भी निकाला जा सकता है, कोर्ट इशू कर सकता है, या फिर अगर उन्हें कोई सस्पेक्ट लग रहा है कि ये है तो उसे भी अरेस्ट कर सकते हैं। अरेस्ट वारंट वही है कि यहाँ पे जज ने ऑर्डर दे दिया, ठीक है, जज ऑर्डर टू लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स टू अरेस्ट एंड ब्रिंग टू जेल अ पर्सन चार्ज विद क्राइम इज ऑल्सो कॉल्ड अ वारंट ऑफ अरेस्ट। So we'll wind up our lecture here, and in the next session again I'll come up with some more legal terms and phrases. Thank you.